पंजाबी भाषा में एक कहावत कही जाती है कि जिनने लाहौर नहीं देखा वो जन्मिया ही नहीं, यानी जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। पुराने जमाने से ही लाहौर शहर को हिंदुस्तान का दरवाजा कहा जाता है, क्योंकि मिडल एशिया और अरब से आने वाले यात्रियों के लिए लाहौर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी। और बताया जाता है कि दिल्ली तक पहुंचने के लिए लाहौर से ही गुजरना होता था, लेकिन बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। और आज तक ये बात कही जाती है कि लाहौर की ज्यादातर आबादी सिख और हिंदू ही थी। इसलिए आज से ये शहर हिंदुस्तान के हिस्से में आना चाहिए था, ना कि पाकिस्तान के। तो आज अपनी इस वीडियो में हम इसी दावे की पड़ताल करने जा रहे हैं कि कैसे लाहौर पाकिस्तान के पास गया। जानना चाहते हैं? और चलिए हमारे साथ लाहौर। दोस्तों, ये है पाकिस्तान का लाहौर, जहाँ की ऐतिहासिक और पुरानी हवेलियां आज भी पार्टीशन का दर्द अपने अंदर समेटे हुए हैं। 2017 के आंकड़ों के अनुसार आज यहाँ पर 94.7% आबादी मुस्लिम की है, तो वहीं महज 0.2% आबादी हिंदुओं, जो ना के बराबर ही है। लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, और कहा भी क्यों ना जाए। पाकिस्तान के रेवेन्यू का 11.5% हिस्सा अकेले लाहौर से जो आता है। इसके अलावा ये प्रोविंशियल इकोनॉमी में भी 19% का योगदान देता है। लाहौर पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पार्टीशन के वक्त लाहौर पाकिस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हिस्सा होने वाला था। भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोगों का भी यही मानना है, लेकिन आखिर में ऐसा नहीं हो पाया। अब इन लोगों की बातें सुनकर बार बार दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि लाहौर पाकिस्तान के नहीं बल्कि भारत के हिस्से में जाना चाहिए था। और बाद में ऐसा क्या हुआ कि लाहौर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। अब इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा दोस्तों इतिहास में पूरे 76 साल पीछे। शुड लाहौर हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया? देखिए, बड़े बूढ़े बताते हैं कि लाहौर को भारत का हिस्सा मानने के पीछे कई वजह थी। दरअसल उस वक्त रिलीजन के बेसिस पर शहरों का बंटवारा हुआ था। जिस शहर में मुस्लिमों की पॉपुलेशन ज्यादा थी वो पाकिस्तान के हिस्से चला गया, और जिस शहर में हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा थी वो हिंदुस्तान के हिस्से में आ गया था। लेकिन इसके साथ ही इसमें कई और फैक्टर्स भी शामिल थे। समुदाय की पॉपुलेशन के अलावा ये भी देखा जा रहा था कि प्रॉपर्टी ओनरशिप किस रिलीजन के पास ज्यादा है। बता दें कि 1941 के पॉपुलेशन सेंसस के अनुसार लाहौर में 40% नॉन मुस्लिम लोग रहते थे, वहीं 80% प्रॉपर्टी ओनरशिप भी नॉन मुस्लिम्स के पास थी। इस वजह से लाहौर की इकोनॉमी में गैर मुस्लिम का बहुत ज्यादा प्रभाव था। ये सबसे मेन कारण था कि जिसकी वजह से लग रहा था कि लाहौर भारत का हिस्सा हो सकता है। इसके साथ ही लाहौर में नॉन मुस्लिम का अधिकार बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, बिजनेस, इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल पर भी बहुत ज्यादा था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि वहाँ का श्री गंगाराम हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, जानकी देवी हॉस्पिटल, दयाल सिंह कॉलेज जैसे हॉस्पिटल थे जो सिख और हिंदू ही चलाते थे। इसके अलावा ये महाराजा रणजीत सिंह की रियासत की कैपिटल भी थी। वहीं तब के लाहौर को और बेहतर समझने के लिए चलिए सबसे पहले आपको यहाँ की सांस्कृतिक विरासतों के बारे में बता देते हैं। देखिए, आर्य समाज मंदिर, महादेव मंदिर, शीतला माता मंदिर, भैरव मंदिर, रावर रोड पर श्री कृष्ण मंदिर, दूध वाली माता मंदिर, महाराजा रणजीत सिंह समाधि, डेरा साहिब, प्रकाश स्थान श्री गुरु रामदास जी, भाभारियान जैन दिगंबर मंदिर, जैन श्वेतांबर मंदिर यहाँ के कुछ मशहूर धार्मिक स्थल हैं। वहीं लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी में तो 8671 संस्कृति और हिंदी की पांडुलिपियां आज भी रखी हुई हैं। लाहौर में उस समय बड़े व्यापारी हिंदू ही थे। अब यहीं से आता है दोस्तों हमारा अगला सवाल कि जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम्स की थी, प्रॉपर्टी ओनरशिप का फैक्टर भी हिंदुओं के खेमे में था, तो फिर कैसे ये पाकिस्तान में चला गया? हाउ डिड द पार्टीशन हैपन? दरअसल जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन होना था तब ब्रिटेन से एक शख्स को बुलाया गया था जिसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। उन्हें आदेश दिए गए थे कि भारत और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटना है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि रेडक्लिफ न कभी पहले भारत आए थे और न उन्हें यहाँ के कल्चर की समझ थी। बस अंधे मुंह उन्हें भारत को बांटने का जिम्मा सौंप दिया गया था। उनकी लीडरशिप में एक रेडक्लिफ कमीशन बनाया गया और इसी कमीशन ने बंटवारे के लिए बॉर्डर लाइन बना दी। उन्होंने जो बॉर्डर बनाया बाद में उसे ही तो रेडक्लिफ लाइन का नाम दिया गया था। उन्होंने ही डिसाइड किया था कि भारत और पाकिस्तान में कौन सा शहर कहां पर रहेगा। वहीं लाहौर का फैसला भी रेडक्लिफ ले चुके थे कि उसे किस खेमे में डालना है। और इसी ऐतिहासिक फैसले के बाद आती है 12
अगस्त 1947 की वो तारीख जहां से शुरू हुई एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल और रिलीजियस उठापटक। लाहौर में बंटवारे की बात को सुनकर दंगे फैल चुके थे। उधर बताया जाता है कि लाहौर ने आज से पहले कभी ऐसी सुबह नहीं देखी है। सड़कों पर हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी। अंग्रेजों का कहना था कि किसी ने लाहौर के भारत में शामिल होने की अफवाह बाहर उड़ा दी थी और इसी के विरोध में हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम शुरू हो गया था। महज 24 घंटे के अंदर ही लाहौर में हालात इतने बिगड़ गए थे कि गवर्नर जेंकिंस ने लॉर्ड माउंटबेटन को टेलीग्राम भेजकर फौज को बुलाने का डिमांड कर दी। उन्होंने लिखा था कि लाहौर और अमृतसर की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कत्लेआम करते हुए कई पुलिस वालों को भी देखा गया है। इसके साथ ही एक बड़े मुस्लिम नेता लियाकत अली ने एक नारा भी दिया था कि हंस के लिया पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। लाहौर की हर गली, हर मोहल्ले में यही नारा गूंज रहा था। लोग बताते हैं दोस्तों कि लाहौर के इस कत्लेआम की असल वजह सिरिल रेडक्लिफ ही थे। उनके ऑफिस से ही यह इंफॉर्मेशन लीक हुई थी। लाहौर पहले भारत के हिस्से में ही आना था, लेकिन 12 अगस्त को इतने लोगों का खून बहा कि लाहौर को भारत में मिलाने का फैसला गुपचुप तरीके से बदलना पड़ा। कहते हैं कि रेडक्लिफ का एक एसोसिएट पाकिस्तान को कोई भी बड़ा शहर ना दिए जाने से नाखुश था। लाहौर भी जब हाथ से निकलने लगा तो उसने यह इंफॉर्मेशन लियाकत अली को भेज दी थी। कुलदीप नैयर नाम के एक पत्रकार ने एक रेडियो चैनल को बता दिया था कि उसकी रेडक्लिफ से मुलाकात हुई थी। इस दौरान रेडक्लिफ ने नैयर से कहा था कि बॉर्डर लाइन खींचने के लिए उसे सिर्फ 10 से 12 दिन मिले थे। उन्होंने बस एक बार हवाई जहाज से ही भारत को देखा था और उसे बताया गया था कि लाहौर हिंदुओं का शहर है, उनकी प्रॉपर्टी मुसलमानों से ज्यादा है। लाहौर तब बहुत बड़े शहरों में गिना जाता था दोस्तों, इस लिहाज से उसे हिंदुस्तान का हिस्सा होना था, लेकिन पाकिस्तान को अब तक कोई बड़ा शहर मिला था नहीं। तो रेडक्लिफ का कहना है कि बंटवारे के बाद मुझसे नाराज रहने वाले पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि मैंने भारत से लेकर उन्हें लाहौर दिया है। इसके साथ ही उस समय सिरिल रेडक्लिफ ने जो बॉर्डर डिसाइड किया, उसके हिसाब से पंजाब के 2 शहर फिरोजपुर और गुरदासपुर भी पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। और कुछ दिन बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने रेडक्लिफ से दोनों शहरों को वापस भारत में शामिल करने का आदेश दिया था। तो माउंटबेटन के इस आदेश से उन दोनों शहरों में भी बहुत मारकाट हुई थी। इसके दूसरे तरफ भारत और पाकिस्तान दोनों के ही लीडर्स फौज के बंटवारे का भी दबाव बना रहे थे। फील्ड मार्शल सर क्लाउड अचीलेक भी रेडक्लिफ के पास आ चुके थे। ज्योग्राफिक पॉपुलेशन के हिसाब के साथ फौज के बंटवारे का प्लान बना। इसके अलावा एयरफोर्स के भी 10 स्क्वाड्रन थे, इनमें से 8 भारत और 2 पाकिस्तान को दिए गए। इसी तरह नेवी के 2 यूनिट भारत को और 1 पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। तय ये हुआ था कि अप्रैल 1948 तक दोनों देशों की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर फील्ड मार्शल अचीलेक ही रहेंगे। दोनों देशों की सेनाएं बेलगाम ना हो, इसके लिए जॉइंट डिफेंस काउंसिल बनाया गया था, जिसके चेयरमैन लॉर्ड माउंटबेटन खुद बने। बताया जाता है दोस्तों कि 3 अगस्त को गांधी की कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से मुलाकात हुई। नेहरू के कहने पर गांधी ने हरि सिंह से सिर्फ इतना कहा था कि रामचंद्र काक को निकाल दीजिए। दरअसल रामचंद्र काक हरि सिंह के प्रधानमंत्री थे। 12 अगस्त को महाराजा ने काक को बर्खास्त कर दिया था। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उस दिन गांधी ने अगर हरि सिंह से भारत में मर्ज होने की गुजारिश की होती तो कश्मीर की जो आज समस्या है वह होती नहीं। लेकिन गांधी सिर्फ काक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला तक ही बात करके वापस आ गए। इसकी एक बड़ी वजह जून में माउंटबेटन का कश्मीर दौरा था। जून के तीसरे सप्ताह में माउंटबेटन कश्मीर में महाराजा हरि सिंह से मिलने पहुंचे। माउंटबेटन ने कहा कि यहाँ की ज्यादा आबादी मुस्लिम है, ऐसे में पाकिस्तान में जाना ही सही होगा। महाराजा ने माउंटबेटन की बात खारिज करके उनकी सलाह ठुकरा दी। महाराजा का झुकाव जिन्ना से ज्यादा नेहरू की तरफ था, तभी उन्होंने अपने सबसे विश्वास वाले आदमी काक को भी हटाने में देर नहीं की। इसके साथ ही देखा जा रहा था दोस्तों कि आजादी की तैयारियां सिर्फ अपने देश में ही नहीं चल रही, बल्कि लंदन में भी वैसा ही मंजर देखने को मिल रहा था। यहाँ भारतीयों का सबसे बड़ा अड्डा इंडिया हाउस हुआ करता था। लंदन में तब कृष्ण मेनन हाई कमिश्नर होते थे। तय हुआ था कि कृष्ण मेनन की लीडरशिप में आजादी से जुड़ा एक कार्यक्रम आयोजित होगा। ब्रिटिश पीएम एटली और उनके कैबिनेट को भी इसमें शामिल होने का न्योता भेजा गया। इसके अलावा कृष्ण मेनन 1957 में देश के रक्षा मंत्री भी बने। अब इन सब चीजों के बीच अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो रेडक्लिफ की इन गलतियों का खामियाजा सीधे तौर पर लाहौर की जनता ने तो भुगता। जो लाहौर शायद भारत के हिस्से में होना था वो पाकिस्तान में चला गया।